हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर मोशन। पिछली क्लासेस में हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही साथ हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं और फिर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं विद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ जो हमने न्यूटन्स मोशन का पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम पढ़ा था, याद है। जड़त्व का नियम क्या था कि अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी और चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। यानी कि हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट अपोजेस चेंज इन इट्स पोजीशन, यानी कि अपनी पोजीशन में चेंज का विरोध करता है। अच्छे से हमने इसको समझ भी लिया था। वजन के हिसाब से इनर्शिया ज्यादा होता है, जिस चीज का वजन ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, वजन कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। ये सब तो हो गई बातें लॉ ऑफ इनर्शिया की या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ, इसको हम कह सकते हैं मोमेंटम के बारे में। इस चैप्टर में हम इस लॉ में हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम स्टार्ट करते हैं और मोमेंटम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम को पढ़ने से पहले चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले कुछ एक बातें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसे मान लेते हैं हम कि कोई गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है सड़क पर और कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि हम चलते हुए जा रहे हैं और उस गाड़ी से हमको टक्कर लग जाती है। हमारा ध्यान नहीं था, गलती से टक्कर लग जाती है। तो कैसे चोट आएगी? ज्यादा से ज्यादा हल्की सी खरोंच आ जाएगी, या मान लीजिए कि कोई स्वेलिंग आ जाएगी, नील पड़ जाएगी, ब्लड का क्लॉट हो जाएगा, इतना सा कुछ हो पाएगा। लेकिन हम ये मान लें कि मान लीजिए कि वो जो व्हीकल था वो एक तेज स्पीड से हमारी तरफ रोड पे आ रहा है और कोइंसिडेंटली ऐसा हो कि किसी कारण से हम उससे टकरा जाएं, तो क्या होगा? तो जो लगने वाली चोट होगी वो कैसी होगी? थोड़ी गंभीर होगी, है ना। चलिए अगले एग्जांपल की बात करते हैं कि बंदूक के अंदर जो गोली होती है अगर हमारे हाथ में और हम किसी पर फेंक के मारे तो क्या उसे चोट आएगी? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन यही बंदूक की गोली जब बंदूक में से निकलेगी तो जो भी व्यक्ति है जिसको कि वो गोली लगेगी उसको काफी ज्यादा हानि पहुंच सकती है। ठीक है ना बात। यानी कि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो बल लग रहा है, बल यानी कि फोर्स जो लग रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? स्पीड पर भी डिपेंड कर रहा है। किस चीज की स्पीड पर? उस वस्तु की स्पीड पर जिसके द्वारा की बल लगाया जा रहा है। सही है ना बात। और इस चीज को समझने के लिए एक नए वर्ड के बारे में बात की गई जिसे कहा जाता है मोमेंटम। हिंदी में हम इसे कहते हैं संवेग। और मोमेंटम जो होता है इसको P से डिनोट किया जाता है और P जो है ये m इंटू वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। m यहाँ पर मास है, P है आप स्मॉल ए लिखेंगे, ठीक है ना। तो P जो है ये स्मॉल ABCD वाला लिखना है आपको, कैपिटल P नहीं लिखना है, वो प्रेशर के लिए होता है ना। तो स्मॉल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी। m यहाँ पर मास हो जाएगा और v यहाँ पर क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। अब पहली बात तो ये कि हम ये जाने वेलोसिटी है क्या, तो हिंदी में वेलोसिटी को हम कह सकते हैं वेग। ठीक है। अब हम वेलोसिटी को अगर डिफाइन करें तो कैसे करें? तो वेलोसिटी क्या है? देखिए, रेट ऑफ चेंज इन objects position, rate of change in objects position with time या over time, कुछ भी लिख दें आप, over time। यानी कि वस्तु की स्थिति में, पोजीशन यानी स्थिति, वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जो है वो क्या कहला रहा है? वो कहला रहा है उसकी वेलोसिटी या वेग। भाई ये तो है कि अभी हम यहाँ पर हैं और 10 मिनट बाद अगर किसी व्हीकल से जा रहे हैं तो हम 1 किलोमीटर आगे होंगे, तो 10 मिनट के अंदर हमारी जो क्या है, चेंज इन पोजीशन हो गया ना। हम यहाँ थे और 1 किलोमीटर आगे चले गए, ये क्या हो गया? वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। तो वेलोसिटी में जो चेंज है
वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है, सॉरी वेलोसिटी में जो स्पीड में जो चेंज है, सॉरी पोजीशन में जो चेंज है वो वेलोसिटी के इक्वल है। ठीक, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, देखिए कि ये जो संवेग है या मोमेंटम है, इसका m से हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण भी है, परिमाण यानी मात्रा है इसकी हमारे पास, है ना। 1 किलोमीटर जो भी चीज है उसका वजन 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 50 किलो जो भी है। v यहाँ पर है इसकी स्पीड से हम बात कर रहे हैं ना, यानी कि यहाँ हमको डायरेक्शन पता है कि कोई वस्तु किस दिशा में जा रही है, यानी हम ये कह रहे हैं कि मोमेंटम जो है इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी हमें दिशा और परिमाण यानी कि मात्रा दोनों का ज्ञान होता है। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, है ना, तो देखो m इंटू वी है, v की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और m से क्या हो जाएगा किलोग्राम, तो p जो है इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, दोनों ही ठीक है। इनवर्स का मतलब अपॉन में है। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि किसी वस्तु के अंदर अगर भार है ना, तो और उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसके द्वारा लगने वाला जो संवेग होगा वो भी ज्यादा होगा। लेकिन ये जो है ना v, ये हम क्या लिख रहे हैं ओवर टाइम, यानी कि समय पर भी डिपेंड करेगा कौन, संवेग। कैसे करेगा डिपेंड, वो देखो कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, मान लो कई बार आपने देखा होगा कि अब आजकल तो स्टार्ट व्हीकल्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ी अचानक चलते चलते बंद हो जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है, धक्का लगाया जाता है ना। तो ये बताओ कि क्या हम जब धक्का लगा रहे हैं ना गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, तो क्या धक्का लगाते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, नहीं होता ना। 5-10 सेकेंड उसको थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है। 5-10 सेकेंड जब धक्का लगा लेते हैं उसके बाद वो गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वो समय, जितने समय के लिए बल लगाया जा रहा है वो भी किसको, संवेग को प्रभावित करता है। चलो तो अब हम इससे जुड़े एग्जांपल्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले को पढ़ते हैं। तो लिखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलो तो एक किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास तो है m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब शुरू में जब वो चलना स्टार्ट कर ही रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी यानी कि प्रारंभिक वेग, ठीक है, वो है u। क्या है, u। प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट कर देते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो वस्तु है कुछ समय पश्चात यानी कि टाइम t पर, t टाइम के अंदर इसका जो वेग है इनिशियल वेलोसिटी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, v में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर इसकी हम प्रारंभिक संवेग को देखें p1 तो वो क्या हो जाएगा mu के बराबर, और बाद में जो संवेग है t समय के बाद वो हो जाएगा mv के बराबर। ठीक है, यानी कि संवेग में परिवर्तन अब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, p2 माइनस p1 के बराबर। बाद वाले संवेग में से हम क्या करेंगे, पहले वाले संवेग को लेस कर देंगे। p2 की वैल्यू देखो कितनी है, mv माइनस p1 की वैल्यू है mu। यहां से अगर आप m को कॉमन ले लेते हो तो v माइनस u, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस u। अब हम बात करते हैं, ये तो था चेंज इन मोमेंटम। अगर हम लिखे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये मैंने क्यों लिखा, देखो इसको लिखने के पीछे रीजन ये है कि समय के साथ ही तो परिवर्तन हो रहा है मोमेंटम के अंदर। समय अगर नहीं बदलेगा तो मोमेंटम कैसे चेंज होगा, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके समानुपाती हो जाएगा, एम वी माइनस यू बाय टी। यानी कि टी समय के अंदर किसी वस्तु का मोमेंटम जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो
कि ये जो है एम वी माइनस यू बाई टी, ये जब हम लिख रहे हैं तो ये किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स के बराबर। भाई बल लगाया जा रहा है ना, तो एम वी माइनस यू बाई टी, और ये जो v माइनस यू बाई टी है इसको आप क्या लिखते हो, ए दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। इसको डिफाइन अगर करें हम त्वरण को, तो एक्सीलरेशन क्या है, देखो एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो यानी कि वेग में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सीलरेशन या त्वरण कह सकते हैं। अब देखिए ये जो हम साइन है इसको हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, ये कांस्टेंट। कैसे लिखेंगे हम इसको, F इक्वल्स टू के एम वी माइनस यू बाय टी, और ये जो v माइनस यू बाई टी है इसको हम a लिख सकते हैं, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू के एम इंटू ए। के जो है यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर एम ए हो सकता है, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो एक्सीलरेशन यानी कि जो समय है, जितने समय के लिए कि बल लगाया जा रहा है वो बल की दिशा को या बल लगाए गए बल को प्रभावित करेगा। ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम एक्सीलरेशन की अगर यूनिट लिखें, ठीक है, तो यहाँ थी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और यहाँ 1 सेकेंड और आ गया नीचे। देखो पहले कितनी थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब अपॉन टी भी तो है तो 1 सेकेंड और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 इनवर्स। ठीक है, चलो नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, इससे जुड़े कई सारे एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो सबसे ज्यादा इसका जो एग्जांपल है, जो फेवरेट एग्जांपल होता है लोगों का, कि जब एक प्लेयर, बॉलर की हम बात करते हैं, जो फील्डर्स जिनको कहा जाता है ना, कि बॉल जब आ रही है, कोई कैच आ रहा है पकड़ने के लिए, तो क्या किया जाता है कि जो भी फील्डर होता है बॉल को पकड़ा और अपने हाथ को पीछे ले आता है। उसके पीछे क्या रीजन होता है, देखो उसके पीछे रीजन होता है ये जो आपने लिखा है ना अपॉन टी, ये रीजन होता है। अब होता क्या है, देखो कि यहाँ इस फॉर्मूले से हम क्या देख रहे हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, यानी कि समय अगर बढ़ जाएगा तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखो कि अगर जब कोई बॉल आ रही है और हमने उसको सीधे ही हाथ पे पकड़ा, तो बॉल एक तो वजन में ज्यादा, दूसरी उसकी स्पीड बहुत तेज, तो क्या होगा, हाथ में यानी हमारे पाम्स जो हैं इंजर्ड हो सकते हैं, जो भी प्लेयर है उसके हो सकते हैं। अब प्लेयर क्या करते हैं कि बॉल को पकड़ के और ऐसे करते हैं हाथ को, है ना, उसके पीछे क्या रीजन है कि जब आपने हाथ को ऐसे किया, ठीक है, तो क्या हुआ, टाइम इंटरवल बढ़ाया, आपने टाइम को बढ़ा दिया। टाइम को बढ़ाने से क्या हुआ, फोर्स कम हो गया, जिसकी वजह से हाथ में चोट लगने के चांसेस कम होंगे। क्लियर है। और एग्जांपल देखो आप कि जो आपने देखा है कि कुछ जो लोग होते हैं ना, अच्छे अच्छे मार्शल आर्ट्स और जिनको आती है, वो क्या करते हैं कि वो बर्फ की सिल्ली या ईंट होती है ना, और उसको एक ही बार में उसके 2-4 टुकड़े कर देते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, तो वहां भी यही लॉ काम में आता है। कैसे आता है काम में, देखो कि वो 1-2 बार तो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं और 1 सेकंड से भी कम समय में एक ही बार में उसके झटके से 2-4 टुकड़े हो जाते हैं। तो वहां भी यही काम आ रहा है कि टाइम उन्होंने कम कर दिया, है ना, धीरे धीरे नहीं मारे, बहुत जल्दी, एकदम तेज फ्लैश ऑफ लाइट की तरह। तो क्या किया यहाँ पर उन्होंने, इस टाइम को कम कर दिया। टाइम को कम करने से क्या बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया, और जितना जल्दी मारा जाएगा उतनी ही ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी, किस पर, उस ईंट के टुकड़े पर या उस बर्फ की सिल्ली पर, और इसी वजह से क्या होगा, एक ही झटके में उनसे वो टुकड़ा आसानी से टूट जाएगा। काम की बात ये थी, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। मैथमेटिकल फॉर्मूला एक ही है आपके इस चैप्टर में, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए पहली बार। हाफ ईयरली एग्जाम्स के आने वाले हैं ना, तो उसी हिसाब से हम इसको तैयार कर लेते हैं।
एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्लेयर हैं वो बॉल को पकड़कर और अपने हाथ को नीचे की तरफ क्यों लेकर जाते हैं, रीजन बताइए। तो आप रीजन लिखेंगे कि यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई होता है और बॉल को हाथ के साथ नीचे ले जाने से टाइम इंटरवल बढ़ता है, बिकॉज टाइम एंड फोर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो टाइम बढ़ने से फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इस वजह से चोट नहीं लगती है। और यही रीजन है कि प्लेयर्स अपने हाथ को नीचे की तरफ झुका लेते हैं। चलो, तो कंप्लीट हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और अब आगे बढ़े हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक नाम और है इसका, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन या क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया क्या है, अपोजिट, है ना, कि कोई भी काम हमने किया और उसके रिगार्डिंग जो हमें रेस्पॉन्स मिला वो क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया। जैसे कि हमसे पूछा जाता है ना, जैसे हिंदी में आप लिखते हो आंसर, तो कि कोई भी बात है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि कोई लाइन या किसी के बारे में कुछ कहा गया और आपसे कहा गया कि इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो जो आपसे प्रश्न पूछा गया उसके रिगार्डिंग आप अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हो गई प्रतिक्रिया। अब साइंस में भी प्रतिक्रिया क्या है, साइंस में आपको कुछ नहीं बोलना है, साइंस में जो मेन बात है वो अपने को करनी है कि मैंने एक बॉल ली और उसको दीवार पर मारा, इट विल कम बैक टू मी, है ना, वापस मेरी तरफ आएगी। मैं नीचे मारूंगी बॉल को, नीचे ही मेरी तरफ आएगी, ऊपर मारूंगी तो वो उतनी ही ऊपर मेरी तरफ आएगी। होगा ऐसा? ये कहलाता है नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ठीक है, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक, एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं कि आप बहुत सिंपल से एग्जांपल देखते हैं कि रबर को आपने स्ट्रेच किया, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, आपने स्ट्रेच किया और जैसे ही आपने फोर्स हटाया क्या होगा, वो दोबारा अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। हुआ कि जितना आपने एक्सपेंड किया वो उतना ही वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला गया। अब यहाँ थर्ड लॉ जो है इसमें हमको एग्जांपल्स को पढ़ना है। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल जो इसका आता है वो आता है बंदूक की गोली वाला एग्जांपल। बंदूक की गोली वाला एग्जांपल क्या आता है कि जब हम बंदूक से गोली को चलाते हैं तो जैसा मूवीज में देखते हैं ना कि ली हाथ में बंदूक और इस तरीके से मार रहा है हीरो, ऐसा जैसा नहीं होता है। होता वास्तव में क्या है कि जब बंदूक से गोली मारी जाती है ना, तो बहुत तेज कंधे पर, अगर आपने कंधे पर रखकर आपने कोई आर्मी वाली मूवीज देखी हो ना, तो उनमें देखना आप कि जब उस बंदूक से गोली मारी जाती है ना तो बहुत तेज झटका लगता है कंधे पर, या हाथ में है तो हाथ में भी बहुत तेज झटका लगता है। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जब बंदूक से गोली बाहर निकलती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब एक्शन किस तरफ हो रहा है, आगे की तरफ, तो रिएक्शन किस तरफ होगा, पीछे की तरफ। तो जितने फोर्स से वो बंदूक की गोली बाहर की तरफ निकलेगी उतना ही फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी, और यही रीजन है कि बंदूक चलाते समय पीछे की तरफ हमें धक्का महसूस होता है। अगला एग्जांपल जो है वो बोट का एग्जांपल है। बोट है, नाव के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि नाव जो होती है ना, नाव से जब हम उतरते हैं, ठीक है, तो उतरते टाइम हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं और जो नाव है वापस उतनी ही ऊपर की तरफ जाती है। जब हम पैदल चलते हैं तो भी यही नियम काम करता है। वाइल वॉकिंग, पैदल चलते समय भी यही एग्जांपल है कि जब आप पैदल चल रहे हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप जो सड़क है
उस पर जब आप पैदल चल रहे हो तो देखिए, जब हम पैदल चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि पीछे की तरफ रोड पर पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, और रोड बदले में हम पर आगे की तरफ धक्का लगा रहे हैं, और इसी कारण हम फॉरवर्ड मूवमेंट कर पाते हैं, यानी कि आगे चल पाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, इसमें हमको सिर्फ इन एग्जांपल्स को याद करना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो रीजन पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे ये एग्जांपल दे दिया जाएगा कि जब बोट से हम उतरते हैं तो हम आगे आते हैं लेकिन बोट पीछे जाती है, तो कौन सा लॉ ऑफ न्यूटन यहाँ काम कर रहा है, लॉ का नाम बताइए, फर्स्ट लॉ है, थर्ड लॉ है, थर्ड या सेकंड लॉ है। तो या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस एग्जाम्पल में न्यूटन का कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ इस क्लास से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए भी यूजफुल रहेगा। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय।